हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज के हमारे कलाकार हैं के हेब्बर, कांटीकेरी कृष्ण हेब्बर। ये मुंबई कलाकार के अंतर्गत आने वाले दूसरे कलाकार हैं। तो चलिए हम लोग के हेब्बर जी के बारे में बात करते हैं। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म दक्षिण कन्नड़ के छोटे से गांव कांटीकेरी में सन 1912 में हुआ था। और इनका जो है बचपन काफ़ी संघर्षमय रहा है। फिर संघर्षों के बाद इनके निर्णयों में परिपक्वता आती है और ये जो है किशोरावस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती से जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं और सरस्वती की प्रतिकृति जो है अपने घर की दीवार पर उकेरते हैं और यहीं से उनके चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ और वे इस ओर आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही चले गए। और मैट्रिक तक इन्होंने जो है पढ़ाई पूरी करने के बाद, मैट्रिक यानी हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद हेब्बर जी ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल में कला की विधिवत शिक्षा भी ग्रहण की थी। और इस कला शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ इन्होंने राजपूत और मुगल चित्रों का भी अध्ययन करना जारी रखा था। और इसके बाद जो है ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में जीवन यापन करने के लिए उन्होंने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय तक जो है आर्टिस्ट का काम भी इन्होंने किया था। और साथ ही साथ में इस जॉब के दौरान इन्होंने दंडावती मठ में जो है चित्रकला का अभ्यास भी जारी रखा था। 1937 में इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो है मुंबई कला शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पर कला शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही जब ये डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में प्रवेश इन्होंने लिया था, उसी समय जो है 1939 में के अंत में इसी संस्थान में जो है इनको अध्यापक नियुक्त कर दिया जाता है। इसी संस्थान यानी कि 1937 में जब इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मुंबई से कला शिक्षा जो प्राप्त कर रहे थे, तो उसके फाइनल सेमेस्टर में जब थे तभी इनको यहाँ पे एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पर इनके जो प्रिंसिपल थे जेरार्ड का इनके व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। इसके बाद जो है इन्होंने 1941 में इनको कोलकाता का ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक मिला। साथ ही साथ 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। और भारत स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से सम्मान व पुरस्कारों से उनका उत्साह बढ़ाया गया। इसके अलावा उन्हें जो है 1955 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा भी पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनकी रेखा चित्रों पर एल्बम और जो है इनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर, मतलब इनके कार्यों पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 2-3-4 कलाकारों के नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ललित कला अकादमी द्वारा किस चित्रकार के ऊपर जो है, किस चित्रकार के व्यक्तित्व पर मोनोग्राफ जो है जारी किया गया या प्रकाशित किया गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 1948 से 1950 में पेरिस की अकादमी जूलिया से भी इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 1961 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। एक क्वेश्चन इस तरह से तो ज़रूर आता है कि कौन सा कलाकार है जिसको पद्मश्री प्राप्त किया गया है, जिसे यह प्राप्त हुआ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1960 में उनके चित्रों की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की कला दीर्घा में प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी के चित्रों में उन्होंने नए दृष्टिकोणों से परिपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए थे। तो के हेब्बर जी को किसी शैली में बंद कर काम करना नहीं पसंद था। उनको जो मतलब हर तरह की कलाओं में काम करना पसंद था और वो उनके वही कलाकार जो है उनके फेवरेट होते थे जो हर शैली में जो है चित्रण करते थे। 1980 से 1984 तक जो है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे और जो है आरंभिक रेखांकन लयात्मक किया। इन्होंने जो है जीवन की विविध कार्यों में लगे लोगों का जो है गतिपूर्ण अंकन किया था। तो ये जो है इनका अगर कहा जाए तो जो चित्रों का माध्यम था वो
ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन ही था। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो माँ बेटी का चित्र, अजंता, मुर्गों की लड़ाई, मवेशी हाट, धूप दीप्ति, पनघट, मयूर, यमुना और सांझ, नरजीवन, सुनहरे और लाल जाड़े की रात, विवाह उत्सव, तो ये सब जो है घरेलू जीवन से संबंधित भी इन्होंने चित्रण किया है। लेकिन इन चित्रों में जो इनके रेखाएं हैं वो काफ़ी लयपूर्ण से कहने का मतलब कि इन्होंने जो रेखाएं बनाई हैं, जैसे अगर इन्होंने एक इंसान का चित्र बनाया बैठे हुए जैसे बनाया, तो अब अगर देखा जाए तो ये इंसान अगर ऐसे बैठा हुआ है, इसके पैरों में ये ऐसे ये अगर होता तो ये कोण युक्त हो जाता। लेकिन जो हैबर जी ने बनाया है उनके ये जो है ये लयात्मक है, ये ऐसे हो इनके जो है चित्रों की रेखाएं हैं, तो लयात्मक से हुआ भाव जहाँ पे लय हो, घुमाव ज़्यादा हो, वो लयात्मक हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और अगर इनके रंग योजना की बात की जाए तो इनका जो है रंग योजना, इन्होंने अपनी कला में हल्के, मध्यम और चटक रंगों का जो है मिश्रण किया है और उसी के अनुसार इन्होंने चित्रण किया है। और साथ ही साथ ये जो है मातिस और जो ब्राग जैसे आधुनिक कलाकारों के कामों से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। बाद में हैबर के चित्र भी छाया प्रकाश संयोजन से मुक्त हो गए थे। और अगर हैबर के प्रिय रंगों की बात की जाए तो लाल, गहरा भूरा और नीला, पीला, हरा व जो है पीकॉक ब्लू जो है इनके प्रिय रंगों में हैं। और इनका जो है प्रयोग वे अपने चित्रों में बहुतायत मतलब अधिक से अधिक करते थे। तो ये चीज़ें इनके रंगों के बारे में हो गई। और उन्होंने रंगों के मनोवैज्ञानिक पक्षों को लेकर रंग का जो है रंग विधान प्रस्तुत किया था। ये नहीं कि अगर कोई भी रंग कहीं पे भी भर दिया गया, इन्होंने जो रंग जहाँ पे इस्तेमाल किया है वहाँ पे उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण होता था। तो ये चीज़ इनके रंगों से संबंधित हो गई। अगर इनके मतलब विदेश और यश ख्याति की बात की जाए, पुरस्कार और सम्मान की तो बात हो गई है। तो 1945 और 1949 में इन्होंने मुंबई में अपनी विशिष्ट कला प्रदर्शनियां आयोजित की थी और आधुनिक कला का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस के कला संग्रहालय में इन्होंने साधु नामक अपनी कलाकृति को प्रदर्शित किया था, जिससे वहाँ के लोग अत्यंत प्रभावित हुए थे और उन्हें एशिया की महान कला परंपरा का संवाहक घोषित किया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को एशिया का मतलब एशिया की महान कला परंपरा का संवाहक घोषित किया गया, तो के हैबर जी होंगे। तो और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोगों ने घोषित किया, तो पेरिस के लोगों ने घोषित किया था। सन 1951 में जो है पेरिस की एक कला प्रदर्शनी में भाग लिया था हैबर जी ने, जहाँ पे पिकासो, रोजर और लेजर आदि महान कलाकारों से इनकी भेंट हुई थी। यूरोप के अन्य देशों में भी इनकी कला की प्रशंसा हुई थी। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने हैबर से संबंधित एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम लोगों ने उस टॉपिक पे बात किया। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।